morning, all of you. Now today we are going to again continue the same chapter, that is secondary sector manufacturing industries. The name of the chapter is secondary activities. So in which we studied about different concepts like what is manufacturing, then secondary activities क्या होता है, and what is the importance of secondary and manufacturing sector in any economy. Then we studied about the characteristics of modern large scale manufacturing. So can anybody tell me what are the different characteristics of modern large scale industry? जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं, आप बता सकते हैं वन बाय वन? जैसे किरण आप एक बताइए. मैकेनिज्म क्या होता है? दैट इज मैकेनाइजेशन ना. ओके, सो किरण ने फर्स्ट पॉइंट बताया, दैट इज मैकेनाइजेशन, टोटल मैकेनाइजेशन, ऑटोमेटेड, इसे हम ऑटोमेशन भी कहते हैं. लाइक इन टुडेज लार्ज स्केल मॉडर्न इंडस्ट्रीज एवरीथिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ machines. Use of labor is very limited and efforts are made to do everything with the machines only. So automation is basically the concept of modern large scale industries. Yes Saloni, आप कुछ कह रही हैं? ओके, मार्केट एंड रॉ मटेरियल, ठीक है, हम देखते हैं. यस देवांश. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. ऑलराइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जो हमारे आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं उनके फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें टोटली मैकेनाइजेशन है, जिसमें हम मशीन ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं. देन सेकेंड इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. एवरी टाइम वी द इंडस्ट्रीज दे आर ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन टू डेवलप समथिंग न्यू. इनोवेशन मीन्स टू डेवलप समथिंग न्यू. आप हर बार कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं या कुछ नए प्रोडक्ट्स आप कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इनोवेशन इज द की टू मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी के लिए या फिर जो पुरानी चीजें उनके लिए उनके पास कोई भी स्कोप नहीं है. सो दे एवरी टाइम दे वांट समथिंग न्यू, इनोवेटिव मशीन्स, इनोवेटिव टेक्निक्स इन देयर इंडस्ट्रीज. दे ऑलवेज एम्प्लॉय समथिंग इनोवेटिव. एंड देन okay, transport capital, that is the part of the other thing which we will start right now. Then आपको मैंने बताया था organizational structure and stratification. In the modern large scale industry there is strict organization system and stratification. Like आपके different officers होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो लाइक सबसे हाईएस्ट पोस्ट मान लो सीईओ की होगी, तो उसके नीचे उसके साथ ऑफिसर्स होंगे, देन वर्कर्स होते हैं. सो देयर इज स्ट्रिक्ट स्ट्रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड एबिलिटी. तो जैसी आपकी स्किल होती है, जैसी आपकी एबिलिटी होगी, उसी तरह से जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है. तो जितना आप जैसे मान लो अब टाटा कंपनीज हैं, तो टाटा जो ग्रुप ऑफ चेयरमैन जो है वो रतन टाटा है, उनके साथ जो उनके एलाइज होंगे जो काम करते होंगे, उनका पूरा अपना एक जैसे कैबिनेट होता है. देन उसके बाद जो उनके पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ उनकी कंपनीज हैं, तो इस तरह से स्ट्रिक्ट स्ट्रेटिफिकेशन होता है. देन आपको बताया था मैंने स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स. एवरीथिंग इज डन बाय अ स्पेशलिस्ट इन द मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. मतलब ऐसा नहीं कोई भी जनरल, वहाँ पे जो लेबर्स से लेके वर्कर्स से लेके जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं, दे आर वेरी स्किल्ड इन देयर फील्ड. और इनफैक्ट दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. लाइक अगर हम टाटा में भी जाए तो टाटा का अपना एक खुद का ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, टीसीएस है ना, आपने सुना होगा. देन आपके मोटर्स का अलग है, देन आपका कार कंपनी अलग है, ट्रक का अलग है. तो डिफरेंट मतलब उनके जो है डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट को वही लोग संभालते हैं जो कि उसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड है एंड स्किल्ड है. तो जो आज की मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो स्पेशलिस्ट और जो है स्किल्ड लोगों को ही एम्प्लॉय करती हैं, जनरल जो है उनको एम्प्लॉय नहीं करती. देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट locations. I had asked you this question in the previous class, that when suppose you are a business person and you have to establish your factory or an industry. Suppose you have to कोई भी एक बच्चा है, suppose आप में से किसी को भी एक इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. So what factors will you keep in your mind before establishing your plant in a particular place? What will be those factors? Yes. Market. Okay, you will see whether the industry is near to the market or not, so that your transportation cost could be minimized. Yes, आप बताइए अर्चना. labor means it depends on the type of industry, whether you require a skilled labor or general type of labors.
सो बेसिकली हमें चीप और एबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर भी चाहिए होता है इंडस्ट्रीज के लिए. यस देवांश. ओके, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज एक्सेस टू रॉ मटेरियल. लेबर एंड जो है ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती है, बट फर्स्ट क्या चीज आती है? एक्सेस टू चीप एंड एबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो आप अपनी इंडस्ट्री कैसे लगाओगी? जैसे मैंने आपको आई हैड गिवन एग्जांपल ऑफ आयरन स्टील. Suppose if you want to establish your iron and steel industry in UP or Bihar, will it be feasible or not? Profitable होगा क्या लगाना? नहीं, because there is no source of raw material in this place, in these states. Only you will get all the ferrous minerals or non-ferrous minerals in the Chota Nagpur belt. So that's why all the heavy industries, हमारी जो 7 मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनमें से जो आपकी 5 इंडस्ट्रीज है, दे आर लोकेटेड इन द छोटा नागपुर बेल्ट. बाय सो दैट हम लगा तो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर आपको एक्सेस जो है इनपुट कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा ऑन द ट्रांसपोर्टेशन. रेलवे से आप मंगाइए, ट्रक से मंगाइए, आपको उतनी दूर पूरा खर्चा करना पड़ेगा. तो आप कोशिश करते हो कि जो हमारा इंडस्ट्री हो 500 या 300 किलोमीटर के जो है रेडियस में होना चाहिए, और पास में ही आपको कच्चा माल भी अवेलेबल होना चाहिए. Similarly, if you want to plant your sugar cane plant mill, उस केस में आप कहाँ करोगे? नियर द सोर्स ऑफ द शुगर केन, नियर द प्लांट. वो जो आपको क्या कहते हैं, खेत, फार्म है ना, जहाँ पे भी खेत है, फार्म है, वहीं तो आप बनाओगे ना शुगर मिल, ताकि आपको आसानी से आप उसे मिल तक पहुंचा सको गन्ने को. नहीं तो फिर आप सोचिए आप करते रह जाएंगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतना जो है ज्यादा ही लग जाएगा, आपको लागत ज्यादा लग जाएगी, प्रॉफिट आपको कुछ नहीं होगा. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशन? बिकॉज दे वांट टू मिनिमाइज देयर इनपुट कॉस्ट एंड दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. ठीक है ना? कोई भी बिजनेसमैन लॉस नहीं झेलेगा, वो नहीं चाहेगा कि हमारी लागत ज्यादा लगे और हमें फायदा कम हो. इसीलिए वो क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं हर जगह. वो देखते हैं कि हम कहाँ से पैसे बचा सकते हैं. कई बार वो गलत चीजें हो जाती है, जैसे लेबर का कॉस्ट कम कर दिया, तो दैट इज अ बैड थिंग. बट आप ये देखिए फिर आप और अदर चीजों पे आपको फिर कॉस्ट कटिंग करनी है, तो आप कच्चा माल कहाँ पे मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप कम कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज आप ना करो. तो ये सब करके आप कॉस्ट कटिंग करके, ताकि बेनिफिट आपका ज्यादा हो. तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, इसीलिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट जगह पे लगाई जाती हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं उसमें से सम ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर एज अंडर. फर्स्ट इज एक्सेस टू मार्केट. ठीक है, अब मार्केट, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. मार्केट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दीज गुड्स एंड आल्सो हैव द परचेजिंग पावर टू बी एबल टू परचेज फ्रॉम द सेलर्स एट अ प्लेस. अब जैसे आप देखिए, आपके यहाँ पे ऋषिकेश में बहुत बड़ा मॉल क्यों नहीं है? यस, बिकॉज देयर इज नो सच डिमांड. डिमांड नहीं है, प्लस लोगों के पास परचेजिंग पावर तो शायद हो भी सकती है, वैसे कह भी सकते हैं कि नहीं भी है परचेजिंग पावर, लेकिन उससे बड़ी बात की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है. तो अगर हम एक बहुत बड़ा मॉल खड़ा कर दे यहाँ पर, तो हमें पता है कि वो लॉस में जाने वाला है. पॉपुलेशन ही नहीं है तो परचेजिंग पावर कहाँ से होगी? ठीक है, अब घूमने के तो हम भी घूम लेंगे, लेकिन सामान भी तो खरीदना चाहिए ना उसमें से. अब आप इतना बड़ा आउटलेट खरीदोगे तो इतना बड़ा, अब आप सिडकुल मॉल देखिए जो पेंटागन है, वहाँ पर भी बहुत सारी शॉप्स नहीं है, बहुत में खाली वो भी रहता है. तो जिस, लेकिन आप देहरादून जाइए तो वहाँ के सारे मॉल जो है भरे रहेंगे. बड़ी बिग सिटीज में, दिल्ली में जाइए, दिल्ली में आपको 10-15 मॉल मिल जाएंगे, एक से बड़े एशिया में बड़े मॉल, ऐसे गुड़गांव में बहुत बिगेस्ट मॉल है एशिया का, लेकिन वो सब भरे रहते हैं, रश रहता है काफी उसमें, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास हाई परचेजिंग पावर है. एंड परचेजिंग पावर क्यों है? बिकॉज वहाँ पे हाई पॉपुलेशन है. तो हम जब भी इसी तरह से जब भी कोई इंडस्ट्री हम लगाते हैं, तो कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो उस जगह पे लगाती है जहाँ पे मार्केट पास में हो. जैसे कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, तो कपड़े की जो मिल्स लगती है वो बेसिकली कहाँ लगती है? मुंबई, या फिर जैसे आपकी सूरत है, वडोदरा है, क्योंकि वहाँ पे अर्बन एरियाज हैं, है ना, अर्बन एरियाज हैं, लोग रिच हैं, परचेजिंग पावर है, तो वो उसे खरीद सकते हैं. तो इसीलिए जो आपकी टेक्सटाइल मिल्स होती है, दे आर लोकेटेड नियर द मार्केट, ताकि मार्केट के पास रहेंगे तो उन्हें आसानी से जो है और वैसे कोई भी इंडस्ट्री होती है, चाहे हम आयरन स्टील को भी ले लें, तो भी हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पे आसपास मार्केट है कि नहीं है. लेकिन वो बात अलग है कि आयरन स्टील जहाँ पे लग जाती है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ अदर इंडस्ट्रीज भी खुद आके वहाँ पे डेवलप हो जाती है. ठीक है ना? अब जहाँ पे टाटा स्टील प्लांट है, आप सोचिए जमशेदपुर में, सिर्फ वहाँ पे टाटा स्टील प्लांट की वजह से फेमस नहीं है वो. टाटा स्टील प्लांट जब से वहाँ पे बना है, तब से वहाँ पे आप समझ लीजिए कि कोई कार की कंपनियां हैं,
चाहे मशीन्स की कंपनी है, सब वहाँ पे आके उन्होंने अपना प्लांट बना लिया ताकि वहाँ से वो तुरंत स्टील खरीदेंगे और अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने स्टैब्लिश कर दिए। तो जब एक बड़ी इंडस्ट्री कहीं बनती है तो उसकी वजह से उसका बेनिफिट उठाने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए वहाँ पे और अदर इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो जो है आपका मार्केट होना बहुत जरूरी है। रिमोट एरियाज, अगर आप गाँवों में बना दोगे इंडस्ट्री तो क्या होगा, कोई खरीदेगा, है ही नहीं वहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर। The developed regions of Europe, North America, Japan, and Australia provide large global market as the purchasing power of the people is very high. So these are certain examples. Like North America आप चले जाइए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको जो है इंडस्ट्रीज अगर आप लगाते हो, मतलब हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया तो हम अभी इंडिया का हम उसमें पढ़ेंगे जब इंडिया की बुक पढ़ेंगे, तो इसलिए इसमें वर्ल्ड का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। The densely populated regions of South and Southeast Asia also provide large markets. Some industries such as aircraft manufacturing have a global market. The arms industry also has a global market. ये कहा जा रहा है कि जहां पे भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन हाई, लाइक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडिया में आना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया का जो है अब परचेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो चुकी है। पहले, अब हम 20 साल पहले जो थे वो नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्स की भी डिमांड है। हम शेवरोल, ये कौन सी, फोर्ड से लेके और भी बहुत सारी कंपनी, हम उसे वॉल्क्सवैगन है, मर्सिडीज है, हम यहाँ के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। इसीलिए अब जो है कंपनीज यहाँ पे जो है अपने प्लांट्स को स्टैब्लिश कर रही है। चाहे कोई भी मोबाइल कंपनी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, अब आपको जो फॉरेन कंट्रीज की जो भी मल्टीनेशनल चीज़ें वो आपको इंडिया में भी अवेलेबल हो रही है, बिकॉज नाउ द पीपल आर हैव द रियल दे आर कैपेबल ऑफ परचेजिंग एनी ग्लोबल ब्रांड। तो इसीलिए जो है इंडस्ट्रीज इंडिया में भी, कुछ पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा इंडिया की, आप चाइना और इंडिया में लगा दीजिए प्लांट, तो आपको पता है कि बहुत अच्छी बिक्री हो जाएगी। तो इसलिए हर कंपनी यहाँ पे इंडिया में आना चाहते हैं। लोग सक्सेसफुल हो गए तब तो समझ ले कि इनको, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नाउ एक्सेस टू रॉ मटेरियल, सेकंड इज द एक्सेस टू रॉ मटेरियल, जो मैंने आपको बता दिया है। हर द इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड एट दोज प्लेसेस वेयर चीप एंड एबंडेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, जहाँ सस्ते में और ज्यादा अमाउंट में कच्चा माल उपलब्ध हो। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्की एंड वेट लूजिंग मटेरियल आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो भी है, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका कच्चा माल क्या होता है, काफी हैवी होता है, भारी होता है, ठीक है, वो इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई जाती है, नियर द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, लाइक आयरन, स्टील हो गया, ये सब। पेरिशेबिलिटी इज ए वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। पेरिशेबिलिटी मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। जैसे शुगर केन है, शुगर केन मिल अगर आपने बहुत दूर लगा दी तो क्या होगा, आप वहां तक पहुंचा ही नहीं पाओगे गन्ने को, तब तक गन्ने का जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, तो फिर उसमें से शुगर बहुत अधिक मात्रा में नहीं निकल पाएगा। एग्रो इंडस्ट्रीज जो होती हैं या डेयरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, दे आर लोकेटेड क्लोज टू द रॉ मटेरियल, या फिर आपके जो फार्म्स हैं या जो कैटल्स जहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है रॉ मटेरियल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस तरह की इंडस्ट्री होती है उसी तरह के आपके वहीं पे इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है। लाइक एग्रीकल्चरल है या फिर आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो हमेशा वहीं पे लगाए जाते हैं जहाँ पे आसानी से ये सारी चीजें उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें कैसी चीजें, पेरिशेबल, जल्दी खराब होने वाली। नेक्स्ट है एक्सेस टू लेबर सप्लाई, मैं आपको बता चुकी हूँ। चीप एंड एबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब कहीं आप जाके ऐसी जगह इंडस्ट्री लगा दो जहाँ पे लेबर ही ना पहुंच पाए, थोड़े बहुत पहुंच जाए, बाकी हमें, लेकिन जब बड़ी इंडस्ट्री हम लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा जो है लेबर की डिमांड उस समय इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जैसे कि हमारी जो टाटा स्टील सब कंपनीज लगी हुई हैं, तो उनको आसानी से लेबर मिल जाते हैं। कहाँ से, क्योंकि पास में ओडिशा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तो इनको आसानी से वहां से लेबर मिल जाते हैं। देन एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब जब भी हम कोई प्लांट स्टैब्लिश करते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं, तो हमें सब देखना पड़ता है ना कि यहाँ पे हमें अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अब आपने इंडस्ट्री बना ली इतनी बड़ी, आयरन की बना ली, स्टील की, एल्यूमिनियम बना लिया, टेक्सटाइल बना लिया, बार बार लाइट जा रही है, पावर कट हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी हम इंडस्ट्री बनाते हैं, वो भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात हो रही है, यहाँ पे छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है। जब भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनाती है जिसमें करोड़ों से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, so those industries are always established near the at that place where uninterrupted power supply can be maintained. So for that purpose dam should be there, या तो वहाँ पे कोई डैम होना चाहिए या तो वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन होना चाहिए। अब डैम से क्या फायदा होता है, वहां से क्या हमें अवेलेबल हो जाएगा, हाइड्रो पावर,
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और थर्मल पावर क्या होता है स्टेशन? व्हाट इज थर्मल पावर स्टेशन? वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम कोल। कोयले को बर्न करके जलाकर जब उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर जनरेट करते हैं, उससे हम कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन। एंड इंडिया हैज मोर देन 300 थर्मल पावर स्टेशंस थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपकी जो देख लो ना छोटा नागपुर बेल्ट है, वहां पे आपको बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स मिलेंगे, बिकॉज दे सप्लाई पावर टू द इंडस्ट्रीज। नहीं तो आप देखिए वहां पे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बना हुआ है, डीवीसी सुना है आपने? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन डैम, मल्टीपर्पज डैम, जो आपका वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर के ऊपर 5 डैम उसके ऊपर बने हुए, एंड दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द नियरेस्ट स्टील प्लांट्स। जैसे कि ओडिशा में स्टील, शायद वो ये बंगाल में है ना आपका वो दुर्गापुर स्टील प्लांट, उसको वहीं से एनर्जी मिलती है। और शायद झारखंड में भी सप्लाई होता है, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे उसमें क्या है। सो एनर्जी सप्लाई होनी चाहिए, उसके लिए या तो थर्मल पावर प्लांट होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होना चाहिए, एक कोई ना कोई मल्टीपर्पज डैम होना चाहिए, ताकि आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड मिल सके। नेक्स्ट, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। Speedy and efficient transport facilities to carry raw materials to the factory and move finished good to the market are essential for the development of industry. अब आप बताइए मुझे, why do we need good transportation and communication facilities? Okay. सी कॉस्ट डिक्रीज हो गई, उससे पहले अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, so how will you transport raw material to the industry and finished product to the market? दो वे लिंक होता है ना, एक तो हमें कच्चा माल इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, और इंडस्ट्री से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तैयार माल है, उसे हमें मार्केट तक पहुंचाना है। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू हैव अ गुड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ठीक है, इसलिए जब भी हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उससे पहले हम वहां का क्या बनाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये नहीं पहले आपने बना दिया सब, अब आपको धक्के खाते हुए सड़कें इतनी खराब है कि आपके ट्रक ही नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है, तो जब भी हम कोई ऐसा लार्ज, देखो एक पहली बात तो समझ लो, ये लार्ज इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वो विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं बनती है। ठीक है ना, अब आप कहीं आयरन स्टील प्लांट ओपन करते हैं, जैसे टाटा ने ओपन किया है, मेजर तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडिया में। ठीक है, आप चाहे कोई भी स्टील प्लांट ले लो, भिलाई ले लो, बोकारो ले लो, आप दुर्गापुर ले लो, ये तीनों की तीनों स्टील प्लांट सरकार के अंडर में। ठीक है, टाटा है, ये आपका प्राइवेट में आता है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट का है, मतलब गवर्नमेंट का शेयर है उसमें। ठीक है, तो जितनी भी मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे आप वो ले लो भद्रावती स्टील प्लांट कर्नाटका में, तो जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज है, एल्यूमिनियम नाल्को है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ऑफ इंडिया है ना, तो ये जितनी भी ऐसी स्टील भी आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, एंड दे आर अंडर द अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट तो आपको पता है गवर्नमेंट तो भी करना चाहे तो पूरा पूरा इंडिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई स्टील प्लांट गवर्नमेंट नहीं लगाते, हम सिर्फ स्टील प्लांट ही कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकती है, तो बाकी तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, नहीं करवाते हैं सब, आपका हाईवे पास होना नियरेस्ट 100 किलोमीटर में रेलवे जंक्शन होता ही होता है, क्योंकि आयरन स्टील तैयार हो जाता है, स्टील रॉड्स होते हैं, बड़े होते हैं, रेलवे बनाती है, तभी अब जैसे अगर किसके अंडर में, गुजरात में है, रिलायंस के अंडर में है।
कि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, भारत की सबसे बड़ी वो है, और वहां पे सब हमारी सिक्योरिटी फोर्स दे रखी है, उन्हें मतलब देश को